हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल नया है आपके लिए, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से अध्याय 3, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। जी हां, ये बिल्कुल आपके लिए नया है और उसके बाद आज हम इसका एक परिचय करेंगे, उसके बाद इसकी प्रश्नावली भी लेकर आएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कि इस परिचय में हम लोग क्या क्या देखते हैं और क्या क्या आप लोगों के लिए नया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहां पर आपके लिए कुछ मैं टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिस टॉपिक को हम लोग यहां पे अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला आपके सामने आता है आंकड़ों का संग्रह करना। अब आप जानते हैं आंकड़ों का संग्रह होता क्या है। देखिए, आंकड़ों का संग्रह होता है आंकड़ों को हर जगह से इकट्ठे करके उनको पूरा एक सूचना बनाना, पूरी तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे जब आधार कार्ड बन रहे थे तो आधार कार्ड बनने के लिए क्या हुआ, चलो आधार कार्ड भी मत करो, जैसे मान के चलिए क्या होता है कि एक जनगणना होती है। जनगणना में क्या होता है कि भाई पूरे परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने उनके यहाँ माता पिता भाई बहन जितने भी होते हैं, वो एक पूरी जनगणना होती है। मतलब ये क्या होते हैं, पूरी दुनिया भर में, मतलब दुनिया भर में तो नहीं, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो उसमें क्या हुआ था, एक जनगणना हुई थी। जनगणना के बाद क्या हुआ कि पूरे आंकड़े मतलब क्या करे गए, लिए गए, मतलब फिर उन आंकड़ों को व्यवस्थित किया गया। व्यवस्थित किया करने के बाद फिर उनको उनकी जिस कैटेगरी में उनको डालना है उन कैटेगरी में उनको डाला। तो ये सब चीजें क्या है, आंकड़ों का संग्रह किया। फिर संग्रह करने के बाद पूरी सारी डिटेल को अरेंज किया, मतलब आंकड़ों को किस तरह से किया, व्यवस्थित करना। मतलब आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हमें आंकड़ों का संग्रह करना भी जरूरी है ना। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ना, वो आंकड़ों का संग्रह यही होता है। पहले आंकड़े हम लोग लाते हैं, कहां कहीं से भी ढूंढ ढांड के हम आंकड़े लाते हैं, फिर उन आंकड़ों को क्या करते हैं, आंकड़ों का संगठन करते हैं। संगठन मतलब ये है कि भाई इसमें अपने इस पूरे हिंदुस्तान में जैसे जनरल वाले इतने हैं, ओबीसी वाले इतने हैं, एसटी एससी वाले इतने हैं, ये सारी पूरी मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये ऐसे ही जनगणना से हम लोगों को ये सब कुछ चीजें पता पड़ी और इससे ही पता पड़ती है कि हमारे यहां की आबादी कितनी है। जैसे अगला टॉपिक है हमारा अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आप लोग इसके अंदर बिल्कुल नया सीखोगे और नया सीखने के बाद इसके ज्यादातर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी, हम लोग आराम से कर लेंगे। उसके बाद अगला आता है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक अभी जो हमारा 7th स्टैंडर्ड है उसके अंदर बहुलक जो है वो बहुत इजी वे में दिया हुआ है। जब आगे हम लोग क्लास करेंगे तो मतलब जब आगे ही क्लास में जाएंगे 9th 10th में, तो आपको ये जो बहुलक है वो थोड़ा सा बड़े रूप में आएगा। वैसे ये माध्यक है। माध्यक क्या होता है भाई, माध्यक का मतलब क्या होता है, बीच का। आया समझ में। तो अब हम अपने अंकों के बीच में बीच का कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। आगे कुछ टॉपिक है हमारे, जैसे दंड आलेख। दंड आलेख के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान के चलिए कि आपकी आबादी को एक दंड आलेख के रूप में बताना कि भाई, या चलो ठीक है आबादी छोड़ दो, जैसे मान के चलिए आपके अंक आ रहे हैं तो जैसे गणित में ज्यादा आए, हिंदी में कम आए, फिर इसमें कम आए, तो एक दंड आलेख से दंडों के द्वारा हम लोगों को क्या बताया जाता है, एक आलेख बनाया जाता है, तो वही एक दंड आलेख होता है। ऐसे एक दोहरा दंड आलेख होता है, इसके अंदर भी एक जानकारी को, मतलब किसी भी दो जानकारी को एक ही दंड से हमको बताना पड़ता है। तो वो जब अभी हम करेंगे, जब आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। फिर एक आता है संयोग और एक होता है प्रायिकता। अब ये क्या होता है, अब इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग समझते हैं। तो चलिए आते हैं, और सबसे पहला टॉपिक होता है आंकड़ों का संगठन। अब देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है आंकड़ों का संगठन। क्या होता है आंकड़ों का संगठन, जैसे यहां पर लिखा हुआ है नाम अजय, 50 में से इसके 23 अंक आए। अरमान, इसके 35 आए, इसके 48 आए, इसके 30 आए, इसके 25 आए, और रोल नंबर इनके ये लिखे हुए, नाम ये लिखे हुए हैं। तो मतलब मैंने क्या करा, इन बच्चों के अंकों को, मतलब इन बच्चों के अंक मतलब वही आंकड़े, उनको मैंने क्या करा, एक व्यवस्थित करा कि भाई देखिए जैसे अजय है, इसके 50 में से इसने 23 अंक प्राप्त किए। रोल है ना, ये रोल नंबर 1 2 3 है, रोल नंबर 6 7 10 तक बच्चे हैं। अब जैसे इसके अजय के 23 नंबर आए, अरमान के 35 आए, आशीष के 48 आए, दीप्ति के 30 आए, फैजान के 25 आए, है ना, गोविंद के 40 आए, जय के 18 आए, कविता के 27 आए, मनीषा के 32 आए, नीरज के 48 आए। तो यहां पर हमने इन बच्चों के रिजल्ट को, मतलब इन बच्चे जो भी अपने एग्जाम में आंकड़े लाए हैं उनको हमने इसमें व्यवस्थित किया और यह देखा कि 50 से कम आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके रिजल्ट को हमने किस तरह से व्यवस्थित किया, यहां पर हम लोगों ने देखा। अब इससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब इससे फायदा यह होता है कि भाई सबसे ज्यादा अंक लाने वाले कौन कौन से बच्चे हो गए, भाई एक तो ये हो गया,
ये 48 अंक लाया है ना, एक ये हो गया, ये 46 अंक लाया है ना, मतलब ये बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। तो आंकड़े जब व्यवस्थित हो जाते हैं ना, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि भाई कौन ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। भाई जैसे मैंने इन दोनों को फर्स्ट डिवीजन दी है ना, या मैंने ऐसा कर लिया कि भाई जिनके 50 से लेकर 45 नंबर के बीच में अगर नंबर आए हैं, 50 से लेकर 45 के बीच में जिनके नंबर आए हैं, उनको मैं, है ना, उनको मैं क्या दूंगा, फर्स्ट डिवीजन दूंगा मैं, है ना, फर्स्ट डिवीजन दूंगा। तो भाई मेरी नजर में फर्स्ट डिवीजन वाले दो बच्चे हो गए, एक तो 48 वाला और एक 46 वाला। फिर उसके बाद मैंने एक क्या करा कि भाई 45 से लेकर, अब चलो 44 से लेकर 40 के बीच में जितने भी बच्चे नंबर लाए हैं उनको मैं सेकंड डिवीजन दूंगा। अब आप इसके अंदर से छांट लीजिए, ऐसे ही करते 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 मैं एंड तक जाऊंगा और यहां पर जो जो बच्चों के जो जो मार्क्स आए उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन के हिसाब से मैं उनको बांट दूंगा और इनमें से ही मैं निकाल सकता हूं कि एवरेज बच्चा कौन सा है। एवरेज बच्चा मतलब जो ठीक है, मतलब जो पास हो गया है। जैसे मान के चलिए हम एवरेज बच्चा जैसे 25 है, तो भाई 25 है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एवरेज बच्चा है, कि हां ये बस लगभग पास हो गया है। तो इसके अंदर सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो ये होता है आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन करने से हमको क्या होता है कि हमको ये पूरी जानकारी एक व्यवस्थित रूप में दिखने लगती है और हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं और इसके अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो आया आप लोगों को समझ में? ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान भी है और एग्जाम में इससे 100% एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है और यह आपको एग्जाम में बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में ही दिखता है ये वाला, जब आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं उस पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि आंकड़ों का संगठन कैसे करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा अंकगणितीय माध्य। देखिए माध्य क्या होता है, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है, आंकड़ों को एक समूह के लिए अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिनिधि मान अंकगणितीय मान है, माध्य है। संक्षेप में इसे माध्य भी कहते हैं। औसत या अंकगणितीय माध्य या केवल माध्य को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। मान के चलिए ये माध्य है, ये सभी प्रश्नों का, ये सभी प्रेक्षणों का योग है और प्रेक्षणों की संख्या। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, मैं बोलूंगा चलो ठीक है। अब मान के चलिए कि मुझे माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के लिए ये मेरे पास एक फॉर्मूला है माध्य निकालने का, ठीक है। क्या है माध्य निकालने का फॉर्मूला? ये तो लिखा हुआ है सभी प्रेक्षणों का योग। अब सभी प्रेक्षणों का योग का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि मुझे जैसे जो फर्स्ट डिवीजन वाले विद्यार्थी हैं, जैसे कोई लाया 42, कोई लाया 44, कोई लाया 45, कोई लाया 43, है ना। अब ये सारे बच्चे जो है ना, ये फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हैं। तो ये कितने बच्चे हैं? तो ये हो गया सभी प्रेक्षणों का योग। तो ये सभी प्रेक्षणों का योग हो गया, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो ये सभी प्रेक्षणों का योग हो गया। अब कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं। अब मुझे क्या निकालना है? इनका माध्य निकालना है। माध्य निकालना मतलब ये हो जाएगा कि एक माध्य निकल जाएगा, तो इसमें ये हो जाएगा कि एक बच्चों के जो एवरेज औसत नंबर आ रहे हैं वो कहां तक आ रहे हैं। चलिए अब इन सबको प्लस करूंगा, तो जैसे ये 42 है, ये 44 है, ये 45 है, ये 43 है। अब इनको जैसे हम प्लस करते हैं तो देखो ये 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल का 1, 1 2 3 4, 4 चौको 16 और 1 17। तो कितना हो गया? 174/4, ठीक है ना। एक बार फिर से टोटल देख लीजिए क्या किया। ये तो 5 था, 3 और 2 5 और 5 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल का 1। अब 4 कितने थे? 1 2 3 4, तो 4 चौको 16 और 1 17, ये आ गया। अब मैं इसका भाग दे दूंगा, तो 174 का मैं भाग दे दूंगा 4 में, तो कितना होता है? 4 चौको 16, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 और 4 तिया 12, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो यहां आ गया 2 और 4 पंजे 20, तो यहां पर आ जाएगा 43.25। 43.25 मतलब ये हमारा औसत निकल गया, मतलब ये क्या? माध्य निकल गया। तो यहां पर
ये इसका माध्य आ गया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है ना। आप इस चीज को मतलब एक ऐसा मत लेना कि भाई जो भी, पर यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए कि भाई सभी प्रेक्षणों का योग ये हो गया, सभी प्रेक्षणों का ये योग ये हो गया, और यहां पर क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, ये प्रेक्षणों की संख्या। जब हमने डिवाइड किया हमारा आंसर ये आ गया। तो ये होता है माध्य निकालना। बहुत ईजी है, आप जल्द से जल्द समझ जाओगे कि माध्य कैसे निकालते हैं और माध्य निकालने का तरीका क्या होता है। तो यहां पर ये हो गया माध्य। अब माध्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे जब हम उसको करेंगे तो आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़े आगे अपनी अगली स्लाइड पे, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको हम मिटा देते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है और किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके सामने अगला जो टॉपिक आया है वो है बहुलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें दिया है आंकड़ों के प्रतिनिधि मान को बहुलक कहते हैं। प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण एक समूह या बहुलक कहलाता है। मतलब हमारे जो प्रेक्षण है, ये मान के चलिए प्रेक्षण दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है, देखिए आपके सामने प्रेक्षण दिए हुए हैं, इन्हें व्यवस्थित करा। व्यवस्थित करना मतलब इनको आरोही या अवरोही क्रम में आप लोग इसको जमा लो, तो आपके सामने ये व्यवस्थित हो गए। अब आपको यहां पर क्लियर दिख रहा है कि यहां पर 2 सबसे ज्यादा बार है ना, 2 सबसे ज्यादा बार। यहां पे 4 2 बार है, पर यहां पे 2 4 बार है, तो यहां पर सबसे ज्यादा 2 हो गए। तो बस यही आपका बहुलक है। इसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस आपको प्रेक्षण में जो ज्यादा दिखे वही आपका बहुलक है। ये बात समझ लेना, क्योंकि ये जो डेफिनेशन कह रही है ना, वो यही कह रही है। क्या कह रही है, आंकड़ों के प्रतिनिधि मान को बहुलक कहते हैं। आंकड़ों के प्रतिनिधि मान को बहुलक कहते हैं। प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण एक समूह का बहुलक कहलाता है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा 2 आ रहा है ना, आपको दिख ही रहा है। तो बस जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही आपका बहुलक है। इन आंकड़ों का बहुलक 2 है क्योंकि यह अन्य प्रेक्षणों की तुलना में अधिक आता है। पर अब यहां पर एक क्वेश्चन और होता है, सर कभी मान के चलिए यहां पे 2 4 और होते, अब यहां पे संख्या दोनों की बराबर होगी, 2 4 की और 2 की, तो अब इसमें बहुलक 2 और 4 दोनों हो जाएगा। इसमें बहुलक 2 और 4 दोनों हो जाएगा, नो डाउट। आया समझ में, यहां पे 2 और 4 हमारे दोनों बहुलक हो जाएंगे। तो यहां पर बहुलक आप लोगों को शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग माइंड में यह चीज रखना कि मैंने क्या बताया था। बस चुनना क्या है, चुनना यह है कि जो चीजें हमें ज्यादा दिख रही हैं उस पे हमें फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम हटा देते हैं। आगे हम देखते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है माध्यक। अब आया माध्यक। अब देखिए सबसे पहले ये जो नंबर दिया है इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित करके रखा हुआ है। ये अस्त व्यस्त भी हो सकते हैं, पर हमने आपके सामने इसको हमने व्यवस्थित करके रखा हुआ है। अब क्या है, अब मुझे इसके बीच का माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकालेंगे अभी आप सीख जाओगे 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले इसको पढ़ लें जो लिखा है हमने। इन आंकड़ों में माध्य जो है मिडिल वैल्यू 115 है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के 2 बराबर समूह में विभाजित करता है। इनमें से प्रत्येक में 8 विद्यार्थी हैं। इन मान आंकड़ों का माध्यक मीडियन मतलब माध्यक कहलाता है। दिए हुए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच वाला मान माध्यक कहलाता है। भाई यहां पर क्या दिया हुआ है, ये विद्यार्थियों की, यहां पर क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियां दिए हुए, विद्यार्थियों के 2 समूह यहां पर दिए हुए, क्योंकि यह विद्यार्थियों के बराबर समूह को विभाजित करता है। ठीक है, इनमें इसमें जिनमें से प्रत्येक में 8 विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए वो जो भी दिया हो, लेकिन हमको यहां पर यह बताना है कि माध्यक कैसे निकलता है। चलिए अगर सबसे पहले मैं इसमें पूछूं तो बहुलक क्या है, आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको 115 इसके अंदर बहुलक है, यह तो समझ में आ गया। पर बहुलक तो निकाल लेंगे, माध्य का कैसे निकालेंगे, उसका सेंटर कैसे ढूंढेंगे। देखिए 101 का अगर मैं जोड़ीदार ढूंढूं तो यह हो गया। ठीक है, 102 का जोड़ीदार घूमूं मतलब ढूंढूं तो यह हो गया। 106 का अगर मैं जोड़ीदार ढूंढूं तो ये हो गया। 109 का जोड़ीदार ये हो गया। 110 का जोड़ीदार ये हो गया। 110 का ये हो गया। 112 का ये हो गया। 115 का ये हो गया। ये बचा ना, ये बच गया, तो ये माध्य हो गया। मतलब यहां पे इसके जितने भी
टर्म रहेंगी वो कम रहेंगी और यहां पे उससे ज्यादा रहेंगी। आया समझ में? आप इसको ऐसा भी गिन लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये पे, और यहां पर भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इधर भी 8 इधर भी 8, बीच का नंबर माध्य हो गया। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया आपको? तो यहां पर माध्य ऐसे ही ढूंढा जाता है, और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसा ढूंढ लो, जोड़ीदार बनाकर माध्य ढूंढ लो। तो यहां पर माध्य मेरा माध्यक ऐसा ही निकलता है। ठीक है ना, देखिए माध्य और माध्यक में फर्क है। माध्यक औसत मतलब माध्य जो है वो औसत निकालता है, और जो माध्यक है वो क्या निकालेगा? वो सेंटर निकालेगा, बीच का निकालेगा, जो हमने यहां पे निकाला है। बहुलक, बहुलक को भी समझ में आ गया। तो हमने यहां पे माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीजें हमने यहां पर देखी है। तीनों चीजों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तीनों चीजें अपने आप में अलग हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते क्या दिया हुआ है अगले टॉपिक पे, और उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यह है दंड आलेख। अब दंड आलेख क्या कह रहा है? मान के चलिए यहां पर यह दिया है विद्यार्थियों की संख्या और यह दिया है रंग। अब मान के चलो कि मैं क्वेश्चन बना लूं कि कौन सा विद्यार्थी कौन सा कलर ज्यादा पसंद करता है, कौन सा विद्यार्थी कम कलर पसंद करता है, और जो कम पसंद करने वाला या ज्यादा पसंद करने वाला कलर का एवरेज क्या है। मतलब एक तरह से जो मतलब ज्यादा भी नहीं पसंद किया जाता है और कम भी पसंद नहीं किया जाता है, पर एवरेज है। तो यहां से हम इस दंड आलेख से पता कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिया है। इसको कहते हैं हमारी इकाई। ये एक इकाई हमारी कितने की है? 10, मतलब एक यूनिट हमारी ये है 10 यूनिट की। ठीक है ना, यहां पर ये एक जो है वो 10 के बराबर है, मतलब यहां से यहां तक का जो गैप है ना वो 10 है, तो यहां से यहां तक का भी 10 है। ये होती है स्केल। आया समझ में? इसको ध्यान से देखना होता है और कुछ नहीं है। चलिए अब क्या है, जैसे यहां पे विद्यार्थी दिए हुए, जैसे सबसे ज्यादा कलर पसंद करने वाला कौन सा हो गया? नीला। नीले कितने विद्यार्थी? देखो यहां लिखा है एक स्केल एक इकाई 10 विद्यार्थी। ठीक है ना, ये 10 विद्यार्थी बता रहे, ये 10 से लेके 20 के बीच में भी 10 विद्यार्थी बता रहे। तो ये स्केल होती है, ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है, इसको थोड़ा समझना है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला नीला रंग पसंद करने वाले, तो नीला रंग पसंद करने वाले 50 और 60 के बीच में 55 हो जाएंगे। तो 55 व्यक्ति क्या है जो नीला रंग पसंद करते हैं। उसके बाद पीला रंग पसंद करते हैं, 50 विद्यार्थी हैं जो पीला रंग पसंद करते हैं, है ना। और उसके बाद से लाल रंग कौन पसंद करते हैं? लाल रंग 45 लोग, शायद हो सकता है 43 हो जाए, 40 से ऊपर। ये तो सेंटर में है तो आपका 45 होगा, उससे नीचे हो जाएगा, शायद हो सकता है 43 लोग, जो 43 लोग हो जो वो लाल पसंद करते हैं। हरा रंग पसंद करने वाले 20 विद्यार्थी हैं जो हरा रंग पसंद करते हैं, है ना। उसके बाद जो आपका ये है नारंगी, तो नारंगी पसंद करने वाले होगा शायद 35 विद्यार्थी। तो ये सब काहे में से देख के बता रहे हैं? ये सब हम अपने दंड आलेख में से देख के बता रहे हैं कि कौन सा विद्यार्थी कौन सा रंग, कितने विद्यार्थी कौन सा रंग पसंद करते हैं। ये हमारा होता है x, ये होता है y और ये होता है x। आया समझ में? तो यहां पर इसको कहते हैं क्षैतिज और यह कहलाता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यह है ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। तो यहां पर जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो चीज हमेशा स्थिर होती है, पर ये जो चीज होती है ये आपकी बदलती रहती है। आया समझ में? जैसे यहां पर 50 से 60 है, 60 से मतलब यहां पे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, और यहां पर विद्यार्थी जो कलर है वो कितने कितने कौन कौन से विद्यार्थियों की संख्या है, जिनकी चॉइस क्या है, यहां पर ये दंड आलेख बताता है। और इस दंड आलेख से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। ये भी एक तरह का क्या है, हमारा आंकड़ों का प्रबंधन का एक पार्ट है कि आंकड़ों के प्रबंधन को भी हम अपने दंड आलेख द्वारा कैसे बता सकते हैं। अब मान के चलिए आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहां पर दे दिया मैंने भोपाल, इंदौर, है ना, जैसे नीमच, और यहां पर कोई भी 2 शहर और दे दिए, और यहां पे मैंने जनसंख्या लिख दी। तो भाई भोपाल शहर की जनसंख्या मैंने बता दी, इंदौर की बता दी, ऐसे बता दी, या ऐसा बता दिया कि यहां पे विद्यार्थियों की संख्या, अब भोपाल में रहने वाले विद्यार्थी कितने हैं, इंदौर में रहने वाले विद्यार्थी कितने हैं, नीमच में रहने वाले विद्यार्थी कितने हैं, या पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो ये
ये दंड आलेख से आप किसी भी तरह की सूचना को आराम से बता सकते हैं। यही होता है हमारा दंड आलेख और इससे सूचनाएं दी जाती हैं। अब इसके अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से कर भी लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जो कि हमको इसको देखकर देने होते हैं। तो चलिए आगे आते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक हैं जो हमारे चैप्टर का पार्ट है। चलिए आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, हम इसको हटा देते हैं ताकि ये जो चीजें हैं वो याद रखने के लिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्या कह रहा है, ये है दोहरा दंड आलेख खींचना। भाई ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस अध्याय 3 का। अब इसके अंदर है क्या, मतलब हमारी सूचना को बताना ये तो है, लेकिन दोहरे का मतलब ये होता है कि दो इंफॉर्मेशन एक में ही देना। अब कैसे, मान के चलिए यहां पर धूप के घंटे दिए हुए हैं और यहां पर, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, यहां तो हमको दिया हुआ है जो भी दिया है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि वर्ष 2020 और 2021 और 2022 है ना। अगर मैं यहां पर पड़ने वाली गर्मी की बात करूं तो ये जो है ये जून जो है, अगर मैं इसको बताऊं कि ये जो 2021 जो जनवरी है, इसमें 2021 में पड़ने वाली गर्मी 2021 में पड़ने वाली गर्मी ज्यादा थी, 2022 में पड़ने वाली गर्मी कम है। तो मान के चलिए ये ज्यादा पड़ी और ये कम पड़ी, तो मतलब हमने एक ही आलेख में 2 वर्षों को बता दिया। आया समझ में। तो ये जो दिख रहा है ना, ये यहां पे जनवरी में, तो यहां जनवरी में क्या बता रहा है, ये पिछले वर्ष और इस वर्ष गर्मी का हमको ग्राफ बता रहा है कि भाई पिछले वर्ष देखो यहां पे गर्मी ज्यादा थी, इस वर्ष यहां पे कम है ना। यहां पे गर्मी ज्यादा थी, इस वर्ष कम है। यहां पे पिछले वर्ष ज्यादा थी, इस वर्ष कम है। पर पिछले वर्ष गर्मी अप्रैल में कम थी पर इस वर्ष ज्यादा है। तो यहां पर ये जो दोहरा दंड आलेख है, यहां पर हमें सूचनाएं देना होती है, पर दंड जो होते हैं वो क्या होता है, हमारी सूचना जो होती है ना वो क्या होती है, एक ही सूचना को, मतलब एक ही दंड में हमें 2-2 सूचनाएं बताना पड़ती है। अब ये क्वेश्चन कुछ भी चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कि जो एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर मैं किसी विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस की बात करूं, परफॉर्मेंस की मतलब उनका जुलाई में परफॉर्मेंस कैसा था, एक टेस्ट लिया तो भाई सारे महीनों में एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों का भाई पिछली बार जनवरी में गणित अच्छा था, इस बार जो गणित है वो क्या हो गया, मतलब ये वाला जो है 2021 बता रहा है मेरा डार्क वाला, ठीक है, और जो खाली वाला बता रहा है वो 2022 का बता रहा है। तो भाई देखो, तो 2022 में मान के चलिए कि इस बार विद्यार्थी जो हैं वो बहुत अच्छे पढ़े, पिछले बार जो थे वो गणित में कम थे। इस बार फरवरी में अच्छा रहा पिछली बार के कंपैरिजन में, इस बार भी अच्छा रहा पिछली बार के कंपैरिजन में। इस बार अच्छा नहीं है पर पिछली बार ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, है ना। इस बार परफॉर्मेंस अच्छा है पिछली बार से। तो मतलब ये दोहरा दंड आलेख का मतलब क्या हो रहा है, हम 2 सूचनाओं को एक ही दंड आलेख पे बता रहे हैं। आप इसको जब बहुत अच्छे से कर पाओगे, जब हम लोग इसका एग्जाम्पल, मतलब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि भैया दोहरा दंड आलेख होता क्या है, और उसके बाद हम इसको जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में भी आ जाएगी। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक को, क्या दिया है अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो रहा है, ये है संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है, कॉन्सिडेंस। कॉन्सिडेंस क्या होता है, मान के चलिए अब आपने, अभी इस टेबल को मैं थोड़ी देर से समझाता हूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि आप कहीं जा रहे हो, अब आपका फ्रेंड, आपने जो जैकेट पहनी है, आपका फ्रेंड आपको वही मिल गया और उसने भी वही कपड़े पहने जो आपने कपड़े पहने, इसको क्या हो गया, संयोग हो गया। मतलब ये कॉन्सिडेंस हो गया ना, मतलब आपने बोला अरे यार ये तो कॉन्सिडेंस हो गया, मतलब जो मैंने पहना वो तूने भी पहन लिया, मतलब आपने कोई डिसाइड तो नहीं किया था, ये अपने आप आ गया, है ना। अब जैसे मान के चलिए आप अगर यहां पे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं या आप लूडो खेल रहे हैं, आपके पास एक पासा है और आपके बार जो आप बोल रहे हो वो अचानक आता जा रहा है,
वो अचानक आता जा रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपने पहले तो सोच के नहीं रखा था, पर वो आ रहा है, पर वो कॉन्फिडेंस हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज है। हम अगर इसकी बात करें, मतलब जो हमारे चैप्टर के अंदर है ये दिया है, जैसे मान के चलिए अगर मैं किसी सिक्के को उछालता हूं तो एक बार उछालता हूं तो हेड आया, दूसरी बार उछालता हूं तो टेल आया, तीसरी बार उछालने पे भी टेल आ गया, तो ये कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर 5, 6 और 7 बार उछालने पे तो टेल टेल आ गया, पर 7 पर उसके बाद यहां पर 11, 12, 13, 14, 15 को उछालने पर हेड 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 आया, तो ये क्या हो गया, ये संयोग हो गया। ये आपने डिसाइड नहीं किया था, ये क्या है, एक संयोग है, मतलब हो सकता है आ गया हो। आया समझ में। जैसे यहां पर दिया हुआ है, यहां पर भी दिया है 19 से लेके 25 बार उछालने पे बार बार क्या आ गया, बार बार क्या हो गया, यहां पे टेल 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 आ गया, तो ये भी क्या हो गया, एक संयोग हो गया, है ना। अब जैसे मान के चलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हो और मान के चलिए आपने सोचा, आपने अपने फ्रेंड से बोला देखना आगे जाके मेरे को हरी बत्ती मिलेगी, तो क्या हो गया, ये भी एक संयोग हो गया, मतलब आपने एक तुक्का मारा और वो हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो आप बोल रहे हो वो हो रहा है, इसको कहते हैं कॉन्सिडेंस, मतलब संयोग कहते हैं इसको हमारी मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो अब इससे ही हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे चैप्टर के अंदर क्या दिया होगा। चलिए अगले टॉपिक के हम बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं। प्रायिकता यह होती है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, अगर हम उसको मैथ्स में जोड़ दें तो वो कहलाती है प्रायिकता। आया समझ में। अब कितनी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम मैथ्स से जोड़ देते हैं। सपोज मान के चलिए हम लोगों ने क्या करा, एक सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा प्रायिकता के अंदर आने वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, पहले हम बताएं। आपके चैप्टर के अंदर, आपकी 7th क्लास के अंदर ये ज्यादा नहीं है, पर प्रायिकता के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन है, आपके ताश के पत्ते हो गए, आपकी बॉल हो गई, आप मतलब कलरफुल बॉल्स हो गई, है ना, डाइज हो गया, और उसके बाद मतलब पासा हो गया, इस तरह के कुछ छोटे क्वेश्चन है वो इसके अंदर आते हैं। प्रायिकता होती क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की जो संख्या होती है वो ये होता है, मान के चलिए आप खेल रहे हो तो ताशे के अंदर कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, मतलब 1 से लेके 6 तक होते हैं पासे में, लेकिन उसमें 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहां पर कुल अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणामों की संख्या हो गई 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहां पर 1/3 क्या हो गया, उसकी प्रायिकता हो गई। उसके बाद किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता में से 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता। उसके बाद यदि कोई घटना घटित होने की निश्चित हो तो उस घटना की प्रायिकता 1 होती है, यदि घटना घटित होना असंभव हो तो वो प्रायिकता 0 होती है, और किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ठीक है ना। मतलब सभी प्रायिकता मिल जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान के चलिए अगर यहां पर अनुकूल परिणाम भी 6 हो और कुल परिणाम भी 6 हो तो 6 से 6 कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा। तो यहां पर वो कुछ टॉपिक्स हैं जो यहां पर हमने ऐड किए हैं, और हमारा इंट्रोडक्शन में हमने यहां पर इनको लिया है, एक छोटे से तौर पे इंट्रोडक्शन लिया है। उसके बाद फिर बहुत जल्दी हम इसकी प्रश्नावली पे भी आएंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ। और बने कहां रहना है आपको, आप लोगों को बने रहना है जो हमारा चैनल है हिंदी मीडियम में मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसलिए आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।